बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी बेसिक अकाउंटिंग की 5वीं क्लास है। आई थिंक 5वीं ही है मेरे ख्याल से, या छठी होगी। इन दोनों में से कोई एक मुझे फिगर याद आ रहा है। लास्ट टाइम हमने जो है वो कंप्लीट आउट करा था बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट, ईयर एंड एडजस्टमेंट को हमने बात करी थी। आज हम इंशाल्लाह जो है स्टार्ट कर रहे हैं अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। चैप्टर का नाम है अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। यानी आपको FAR 1 के अंदर डेफिनेटली जो नए स्टूडेंट जो है इनिशियली जो है जिनका एग्जाम्प्ट हुआ है, तो उनको ये इनिशियली जो है बेसिक अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट आउट होनी चाहिए, या यूं कह लो कि उनको ये तमाम जो है एडजस्टमेंट्स मालूम होनी चाहिए। इन डिटेल में तो फिर देन FAR 1 के अंदर तो जरूर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। सबसे पहले टॉपिक का नाम है अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूवल्स, और यू कैन से दैट अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूवल्स, अनपेड, आउटस्टैंडिंग। Accrued expenses are those expenses. Accrued expenses are those expenses which we first utilized, जिनको हमने पहले यूटिलाइज कर लिया, और यू कैन से दैट द कंज्यूम्ड, या हमने उसको उससे फायदा हासिल कर लिया, बट yet not been paid, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट करना बाकी है। तो accrued expenses are those expenses which we paid first, which we first utilized, जिनको हमने पहले फायदा हासिल कर लिया, कंज्यूम कर लिया, लेकिन पेमेंट करना बाकी है, that is called accrued expenses, or you can say that accruals, unpaid expenses, outstanding expenses. अच्छा, its nature is current liability, इसकी नेचर जो है बच्चे करंट लायबिलिटी है, एंड रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज लायबिलिटी। लायबिलिटी सेक्शन में करंट लायबिलिटी में जो है इसको लिखा जाता है, किसको? अक्रूड एक्सपेंसेस को, अनपेड एक्सपेंसेस को। बहुत जबरदस्त सी एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर में और आप सबके घरों में हर महीने एक यूटिलिटी बिल यानी लाइट का बिल आता है। फॉर एग्जांपल फरवरी के मंथ में जो हमारे पास लाइट का बिल आया है, वो याद रखिएगा, वो जो फरवरी के मंथ का जो लाइट का बिल है वो हमारे जनवरी के मंथ का आता है। यानी जनवरी के मंथ में हमने जितनी भी लाइट कंज्यूम कर ली, जितने यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, आपने जितनी भी अप्लायंसेस चला लिए, वो जितने भी यूनिट्स तुमने कंज्यूम करे बच्चे के इलेक्ट्रिक वाले, उसका लाइट का बिल जनरेट करके आपको फरवरी में भेजते हैं। यानी लाइट हम पहले यूज कर लेते हैं, बिल हमारे पास बाद में आता है। इन द सेम वे आपका गैस का बिल आता है, स्विगी गैस वाले जो भेजते हैं, टेलीफोन वाले, PTCL वाले जो बिल भेजते हैं, वो सारे बिल जो है जनवरी के मंथ के बिल हमारे पास फरवरी में आते हैं। हमने यूटिलाइज तो जनवरी में कर लिया होता है, कंज्यूम तो उससे फायदा हासिल करा होता है जनवरी में, लेकिन हमें पेमेंट करनी है उसको फरवरी में। तो याद रखिएगा। और इसके अंदर दूसरी चीज ये है, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी हो गई है, हमने फायदा तो हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट करना बाकी है। और एक और बड़े मजे की बात, आप लोगों सबने देखा होगा, लाइट का जो बिल आता है उसके अंदर एक आपके पास जो है आई मीन टू से दैट एक एक्सपायरी होती है, यानी आपको एक
डेट दी होती है, अगर आप विद इन द ड्यू डेट दी होती है, ड्यू डेट से पहले पहले करवाओगे तो वही सेम बिल भरना होगा, और अगर उसकी ड्यू डेट निकल गई तो कुछ सरचार्जेस लगते हैं और उसके अंदर पेमेंट के अंदर आपको और भी ज्यादा पेमेंट करनी होती है। तो मेरा कहने का मकसद है, इसमें अगर आप एग्जाम्पल्स मेरे से सुनोगे तो एग्जाम्पल में आपके पास यूटिलिटी बिल्स, याद रखिएगा सैलरीज एक्सपेंस होता है, सैलरीज वो हमेशा अक्रूड में चल रही होती है। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड हो गया है, कुछ चीजें देखोगे तो वो अक्रूड में ही चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे जो है जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और फॉर एग्जाम्पल आपने जो है आपको जॉब मिल गई, डेफिनेटली पूरे महीने जब काम कर लोगे तो एक महीना जब कंप्लीट काम कर लोगे तो उस महीने की तनख्वाह अगले महीने में आपको पे होगी। कभी ऐसा दुनिया में नहीं होगा कि आज आपने जो है फॉर एग्जाम्पल जो है वो इंटरव्यू दिया और आपकी जॉब लग गई और सेठ ने जो है ना आपको पैसे निकाल के दे दिए, ये ले पुत्र तेरी जो है पहले महीने की तनख्वाह। कभी भी नहीं, नेवर एवर। जो सैलरीज है वो हमेशा अक्रूड में चल रही होती है। यूटिलिटी बिल्स, आपके पोस्ट पेड के जो बिल्स जो है, पोस्ट पेड लाइंस, जो हमारे मोबाइल्स के अंदर जो बिल्स है, पोस्ट पेड लाइंस हैं, उसमें हम जितने महीने की भी जो है वो यूटिलिटी और जो सर्विसेज हम जो कंज्यूम करते हैं उसका बिल जनरेट करके भेजते हैं टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज है। तो आई मीन टू से दैट accrued expenses are those expenses which we first utilize then but yet not been paid, अभी तक पे नहीं करा है। अच्छा, मजे की बात है, इनको पे करने के लिए आपको हार्डली 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को पेरोल पे सैलरी पे रखा है किसी बंदे को, तो अगर जनवरी के मंथ में उसने पूरा काम कर लिया है तो डेफिनेटली उसको जो आप सैलरी दोगे वो मेरे ख्याल से फरवरी की 5 तारीख को दे देना, 10 तारीख मैक्सिमम 15 तारीख को दे दोगे। कहीं पे पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है, कहीं पे 5 तारीख को, कभी 7, 8, 10। तो ये आपके पास हमारे पास यूटिलिटी जो बिल भरने के लिए आता है मैक्सिमम मेरे ख्याल से लाइट की कंपनी जो है हमें 10-12 दिन का टाइम देती है, एक हफ्ते का, उसमें हमें वो पे करना लाजमी होता है। तो ये हमेशा करंट लाइबिलिटी में होता है। ये नहीं होता है कि आपने जो है आज लाइट का बिल आया तो अगले साल भर रहे हो, यानी ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं होता। हमेशा अक्रूड एक्सपेंसेस जो है आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको जो है आपको पे ऑफ करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस। तो हमारे चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं, दैट इज अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। पहले हमने डिटेल में बात करी अक्रूड एक्सपेंसेस, और यू कैन से दैट अक्रूवल्स, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ओके, व्हाट द एक्चुअल मींस, अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास दूसरी चीज है प्री पेमेंट्स। प्रीपेमेंट्स, प्रीपेड्स, एडवांस पेमेंट। इसमें हमने लिखा prepaid expenses are those expenses which we paid first, सबसे पहले हम पे करेंगे, then we utilize, इसके बाद उसको कंज्यूम करेंगे, उसके बाद उसको कंज्यूम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। पेमेंट पहले कर दी और उसको यूटिलाइज हम बाद में करेंगे। इट इज ट्रीटेड एज current asset, it is treated as current asset and recorded in balance sheet
बैलेंस शीट में एज करंट एसेट अकाउंट में करंट एसेट के जो है अंडर में इस प्री पेमेंट को लिखी जाती है। सर इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स? आपने देखा होगा कहीं पे भी किसी भी एजुकेशन फील्ड के अंदर जाओ, किसी जगह पे भी यू गॉट द एडमिशन, आइदर वो किसी कॉलेज में लो, किसी यूनिवर्सिटी में लो, किसी प्राइवेट जो है एजुकेशन कंपनी में, प्राइवेट एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट में आप लो, आपको एडमिशन मिलेगा ही उसी वक्त जब आप उसको पेमेंट करोगे, यानी उसकी एडमिशन फीस दोगे। और एडमिशन फीस अगर है या नहीं है, ट्यूशन फीस सबसे पहले पे करोगे, इसके बाद यू गॉट द एडमिशन। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई आप पहले पढ़ लो, इसके बाद साल के आखिर में या सेशन के आखिर में या सेमेस्टर के आखिर में आप पेमेंट करना। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जब भी आप यू गॉट द एडमिशन, जब भी एडमिशन लोगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बेस्ट एवर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का आप जो है स्कूल में दाखिला करवाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए ले जाओ, देख लो आपको सबसे पहले वो वाउचर निकाल के दे देगा, उसके अंदर शायद हो सकता है पॉसिबिलिटी के एडमिशन फीस हो, कुछ जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हो, फिर वो मंथली जो है फीस भी एडवांस में लेते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बन गया है। कुछ चीजें अक्रूड पे चल रही है, कुछ चीजें प्री पेमेंट पे चल रही है। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। एक और एग्जांपल याद आई, अगर आपने कोई नई जो है कोई कार परचेज करी है और उसको आपको इंश्योर्ड करवाना है, ईएफयू से, आदमजी से, न्यू जुबली, न्यू हेम्पशायर, बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी से भी आपने इंश्योर्ड करवाना है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ेगा, इसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो इंश्योर्ड होगी। कभी ये नहीं है कि आपने 1 जनवरी को इंश्योरेंस करवा दिया, वो एक अलग बात है कि इंस्टॉलमेंट बनवा लो। अगर कंपनी ने एक फैसिलिटी दी है, किसी एजुकेशन कंपनी ने, किसी इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में दे देना, लेकिन पहली पेमेंट करना लाजमी होगी। तो अगर ये कभी नहीं हो रहा है कि आपने पहले जो है अपनी गाड़ी को इंश्योर करवा लिया और पेमेंट आप साल के आखिर में कर रहे हो, कभी भी नहीं, नेवर एवर। तो कुछ चीजें आपके पास इसके अंदर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, स्कूल फीस या एजुकेशन फी। फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमेशा हमेशा प्रीपेड में चलता है मेरा बेटा। इसके बाद आपके पास आप देखोगे रेंट। हमेशा अगर किसी को एक्सपीरियंस हो कि कोई घर आपने जो है रेंट पे लिया हो, तो वो रेंट पे जो आपने घर लिया है वो हमेशा आपको एडवांस रेंट देना पड़ता है बच्चे। इसके बाद आपको जो है वो घर की चाबियां मिलती हैं या पोजीशन मिलता है। वो एक अलग बात है कि 6 महीने का जो है आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करवाना होता है, लेकिन जब पहले महीने रहने जाओगे तो पहले एडवांस रेंट लेगा, हर महीने एडवांस रेंट चल रहा होता है। तो ये आप याद रखना, आपकी ट्यूशन फीस है, आपकी एजुकेशन की फीस है, तो सारी प्रीपेड में चली है। तो इट्स ऑल अबाउट द अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स की डेफिनेशन ये आपको बताइए। अगर आप दूसरे एंड पे आओ तो आपके पास एक पढ़ोगे मैचिंग प्रिंसिपल। सर मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब, अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद ईच अदर। जो एक्सपेंसेस है एंड रेवेन्यूज है of one accounting period, should be matched with each other। सर क्या मतलब? जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज है ना, वो एक साल की उसी साल में रिकॉर्ड करना लाजमी है। Expenses and revenues of one accounting period should be matched with each other and recorded in income statement
in which they pertain, जिस साल में वो इंकर्ड हुआ उसी साल में रिकॉर्ड करना लाजमी है मेरे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही जबरदस्त सी एग्जाम्पल आपके सामने कोट करता हूं। 1 जनवरी 2019 में आपने एक बाबा जी को अपॉइंट करा। बाबा जी को आपने छोटे मोटे कामों के लिए अपॉइंट करा। अब बाबा जी को जब अपॉइंट करा विद एन हैंडसम सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ के ऊपर आपने बाबा जी को अपॉइंट करा है। मैं मैचिंग प्रिंसिपल को आपको डिटेल में समझा रहा हूं, तो याद रख लेना कि 1 जनवरी को जैसे बाबा जी का आपने जो है वो इंटरव्यू लिया कि बाबा जी आपको छोटे मोटे काम करने होंगे, सफाई वफाई करनी होगी, 10,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी होगी, और कोई मेहमान विजिटर्स आएंगे तो चाय वगैरह देनी होगी। जब बाबा जी ने ओके कर दिया, बाबा जी ने कहेगा आज ही आप 1 जनवरी को आपने अपॉइंट करा है। मेरा सवाल ये है कि बाबा जी को जैसे ही उठने लगे आपने कहा बाबा जी आपको हर महीने की तनख्वाह अगले महीने की 10 तारीख को देनी होगी, अगले महीने की 10 तारीख को मिलेगी। तो अब मसला ये है कि जब आप 10 फेब को बुलाओगे बाबा जी को 2019 को, और फॉर एग्जांपल हम जो है अकाउंटेंट है, हम कौन है, अकाउंटेंट है, तो डेफिनेटली हम जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री बनाएंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। 10,000 रुपए बाबा जी को दिए और क्या बोल के दोगे, ये ले बाबा जी आपके जनवरी की तनख्वाह, जनवरी की तनख्वाह फरवरी में देंगे। जनवरी की तनख्वाह हम कब देंगे, फरवरी में देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जनवरी की तनख्वाह आपने कब दी, फेब में दी, फेब की कब दोगे, मार्च में। यानी सिस्टम ये चल रहा है हर महीने की तनख्वाह अगले महीने की 10 तारीख को दे रहे हो। कंपनी का सिस्टम है, आपके घर में भी आपके फादर भाई वगैरह अम्मी वगैरह अगर कहीं पे जॉब करते हो तो कहीं किसी कंपनी में आपको 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, कहीं पे 5 तारीख को मिलती है, कभी 10 तारीख को मिलती है, किसी किसी कंपनी से 15 तारीख को मिलती है मेरा बेटा। तो ये डिपेंड करता है कि उसको कब सैलरी मिल रही है। तो आपने जैन की तनख्वाह बाबा को दी फेब में, फेब की दी मार्च में, मार्च की दी अप्रैल में, अप्रैल में दोगे तो बोलोगे मार्च की तनख्वाह दी, अप्रैल की दोगे मई में, मई की तनख्वाह दोगे जून में। अच्छा ये कैश देते जा रहे हो, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जून की तनख्वाह दोगे जुलाई में, जुलाई की सैलरी दोगे अगस्त में, अगस्त की सैलरी दोगे सितंबर में। इस तरह सितंबर की तनख्वाह दोगे अक्टूबर में, अक्टूबर की सैलरी दोगे नवंबर में, नवंबर की सैलरी दोगे दिसंबर में, और दिसंबर 2019 की तनख्वाह दोगे अगले साल की जनवरी 10 2020 में। इधर एक मसला आ रहा है, बाबा जी से काम लिया है तुमने 2019 में, भाई जनवरी की तनख्वाह दे दी तुमने फेब में, फेब की दे दी मार्च में, मार्च की दे दी अप्रैल में, अप्रैल की दे दी मई जून, इस तरह चलता रहा। जो दिसंबर 31 2019 की तनख्वाह जो दिसंबर में बाबा जी से काम लिया है, इस साल का एक्सपेंस अगले साल में दे रहे हो, यानी नए साल में। मैचिंग प्रिंसिपल ने बोला भाई ये हम इजाजत नहीं देते, आपको मैचिंग प्रिंसिपल को पूरा करना लाजमी है, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड करो। अब वो रिकॉर्ड करना है तो आपने बाबा जी को पैसे तो दिए नहीं है। अच्छा ऐसे नकली कोई एंट्री बना भी नहीं सकते हो कि आपने बोला भाई हम ऐसे झूठी मूठी एंट्री बना लेते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बेटा आप क्या कैश का जो है बैलेंस जो है, फिजिकल कैश जो है ज्यादा होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश जो है कम हो जाएगा। आपने अगर झूठी मूठी की एक एंट्री पास कर दी तो फिर आपने ये मसला बताया किसको, अकाउंटिंग एक्सपर्ट यानी कि अपने सीनियर अकाउंटेंट को बताया, सर मसला ये है बाबा जी से काम लिया है 12 महीने का और तनख्वाह दे रहे हैं उसको 11 महीनों की, 1 महीने की तनख्वाह हम अगले साल में दे रहे हैं, तो सर अब क्या किया जाए। तो फिर अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला तुमने ये
बात बिल्कुल सही करी है कि मैचिंग प्रिंसिपल को पूरा करना है, लेकिन बेटा मैचिंग प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए अक्रूवल बेसिस का सहारा लो और एक एंट्री पास करो, और वो एंट्री बनेगी आपके पास सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। आप एडजस्टिंग ईयर एंड पे बोलेंगे आप 10,000 रुपए से एक्सपेंस को बढ़ा दो, और पे तो नहीं करे ना आपने, वो तो हम भी मानते हैं, और पेबल को बढ़ा दो 10,000 से। इससे हुआ क्या, आपका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो गया और ये पता चल गया कि ये आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपने बाबा जी को 10,000 रुपए नहीं दिए। तो इस फिनोमेना को आप मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इतना कॉपी कर लो, फिर इससे आगे इंशाल्लाह भी बात करते हैं। ये कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से कॉपी कर लो, शाबाश। अच्छा जी, अब ये जरा देखें कि आपके पास जो एक्सपेंस फॉर द ईयर था वो आपके पास 10,000 जो है पर मंथ जो है, बाबा जी की जो एग्जाम्पल कोड करी थी, इसमें आपने जनवरी की तनख्वाह फेब में दी, फेब की दी मार्च में, मार्च की अप्रैल, इस तरह कंटिन्यूस चलते रहे। दिसंबर की तनख्वाह हम देंगे अगले साल की जनवरी में। तो हमने फॉर्म दिसंबर 31 को ये जो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, ये जो एडजस्टिंग एंट्री पास करी जाएगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट, ये दिसंबर 31 2019 को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले ये ईयर एंड एडजस्टमेंट बनाई जाएगी। और एंट्री क्या पास करी जाएगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। इसका फायदा क्या हुआ कि आपके पास एक्सपेंस जो आपको पूरे जो फॉर द ईयर में जो आपको कॉपी करना है या रिकॉर्ड करना है, इसके टोटल आपके पास तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस बी चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2019। इनकम स्टेटमेंट में आप जो है सैलरीज एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे। सेकंड, हाउ सैलरी अकाउंट बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2019। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों आ जाते हैं बच्चों। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर ये क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, तो याद रख लो, इनकम स्टेटमेंट में दिसंबर 31 2019 में सारे इनकम स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर दिसंबर 31 2019 में सारी लायबिलिटीज जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। तो मेरा सवाल यह है, इनकम स्टेटमेंट में जो सैलरीज एक्सपेंस लिखा जाएगा, अब गौर से सुनने वाली बात है, 11 एंट्रियां तुम्हारी जो बनी हुई है वो बनी हुई है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फेब में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 11 एंट्रियां बनी हुई हैं तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जनवरी की तनख्वाह दी तुमने फेब में, तो फेब की एक एंट्री हो गई, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और जो 12वीं एंट्री है वो दिसंबर 31 को आपने एंट्री पास करी है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट के नाम से। तो सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो आपके पास स्ट्रेट अवे 1,20,000 हो गए। 11 एंट्री है 10,000 के हिसाब से 1,10,000, और फिर ये एक्सपेंस और डेबिट हुआ है 10,000 से, तो 1,20,000 एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो 1,20,000 हो गया। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के अंदर, जो बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें यू हैव टू राइट सैलरीज पेबल, और यू कैन से दैट अक्रूड सैलरी सेम थिंग, वो आप 10,000 रुपए लिखोगे। ये दो चीजें सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस बी चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट, तो वो 1,20,000 आपका आंसर हुआ। और हाउ सैलरी अकाउंट बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, तो सैलरीज पेबल 10,000 लिखा जाएगा। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास लिखा जाएगा what amount of cash paid during the year, what amount of cash paid during the year in respect of
सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आपने रियल कैश कितना पे करा है? द आंसर विल बी, आपका आंसर होगा 1,10,000। रियल कैश आपने पे करा है बाबा जी को पूरे साल में 11 महीनों का 1,10,000। काम लिया है 12 महीनों का। तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सपेंस मैचिंग प्रिंसिपल। और उसके साथ हमने इनकॉर्पोरेट करा कि हाउ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिहाज से क्या एंट्री बनती है। यानी एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश पे किया हो या ना किया हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और उसके सहारे के लिए आप सैलरीज पेबल को क्रेडिट कर दोगे। तो आपके 3 सवाल सबसे ज्यादा है, एक्सपेंस फॉर द ईयर, हाउ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसको जरा से कॉपी कर लो जल्दी से, शाबाश। अब आगे देखें, नेक्स्ट इसके अंदर दूसरी कैटेगरी के जो सवालात होते हैं, इसके अंदर पहली कैटेगरी के सवाल के अंदर आपको जो है एक एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं, टी अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट है, उसका जो फॉर्मेट बनता है, तो याद रखिएगा, अगर ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड में होगा तो डेबिट साइड पे लिखोगे। सारे साल में जितने भी कैश पेड करा है, जितना भी कैश पेड किया है, वो सारा का सारा आप जो है डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे। और अगर ओपनिंग बैलेंस अक्रूड में दिया हुआ हो तो उसको यू हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड। जो एंडिंग बैलेंस है अगर आपके पास दिया हुआ अक्रूड में, तो उसको डबल लाइन के नीचे जो है इधर लिखोगे। ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरी डाउन से आता है। इस तरह से अगर एंडिंग बैलेंस आपको पहले से प्रीपेड में दिया हुआ हो तो वो आपके पास डेबिट साइड में डबल लाइन के नीचे आएगा। और ब्रॉड डाउन आता कहां से? कैरी डाउन से आता है। फिर तुम डेबिट वाले सारे साइडों को इसमें टोटल करोगे, इस टोटल को आप इधर पोस्ट करोगे। ये आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया, एक्सपेंस फॉर द ईयर। चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट, चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट। ये आपके पास एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट है मेरे बेटा। ये आपके पास एक्सपेंस के अकाउंट का फॉर्मेट है। ओपनिंग प्रीपेड डेबिट, ओपनिंग अक्रूड क्रेडिट। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। एंडिंग प्रीपेड डेबिट, एंडिंग अक्रूड क्रेडिट। सारा कैश पेड जो है डेबिट साइड पे लिखोगे, एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये डायरेक्टली आपको जो टी अकाउंट में आपको 12 महीनों का एक्सपेंस फॉर द ईयर दे देगा। ये 12 मंथ्स का एक्सपेंस फॉर द ईयर डायरेक्टली आपको जो है वो दे देगा। इसके बाद जो दूसरा टी अकाउंट है वो आपके पास इनकम का अकाउंट है बच्चों।
वो आपके पास किसका अकाउंट है? इनकम का अकाउंट है। वो सर्विस इनकम हो सकता है, कमीशन इनकम हो सकता है। अब आपके पास इसमें ओपनिंग बैलेंस अगर इनकम का ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास अक्रूड इनकम दिया हुआ हो, जिसका नाम होता है इनकम रिसीवेबल, एक ही बात है, ये आपके पास डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और अगर आपके पास इनकम के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अनअर्न्ड हो या एडवांस इनकम हो, दोनों साइड में कोई भी नाम हो सकता है, तो ये क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। अब ये इनकम का अकाउंट है तो डेफिनेटली कैश रिसीव होगा, पे तो नहीं करना होगा, इनकम मिलती है। तो साल के दरमियान जितना भी कैश रिसीव होगा वो सारा आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ब्रॉट डाउन आता कहां से है? कैरी डाउन से आता है। इधर भी वही सेम चीज है, रिवर्स वर्किंग होती है। अगर कोई भी अनअर्न्ड या एडवांस इनकम दी हुई हो एंडिंग बैलेंस, तो लायबिलिटी होती है, वो ब्रॉट डाउन इधर से आया। ब्रॉट डाउन आता कहां से है? कैरी डाउन से आता है। और अगर कोई अक्रूड इनकम एंडिंग बैलेंस में दिया हुआ होगा तो डबल लाइन के नीचे लिख देना ब्रॉट डाउन आता कहां से है? कैरी डाउन से आता है। तो ये आपके पास टोटल आ गया। जो डिफरेंसिंग जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज कॉल्ड इनकम फॉर द ईयर, दैट इज कॉल्ड इनकम फॉर द ईयर और recorded in income statement, recorded in income statement, recorded in income statement। तो ये जो है आपके पास एक तरफ एक्सपेंस का अकाउंट बन गया और एक तरफ आपके पास इनकम का अकाउंट बन गया। बच्चे इसको जरा कॉपी कर लो प्लीज। चले जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक्सपेंस का अकाउंट और इनकम का अकाउंट जो है ये आपको एक्सपेंस फॉर द ईयर और इनकम फॉर द ईयर जो है ये आपको फाइंड आउट करके बता देता है। दूसरी कैटेगरी के जो सवालात इसके अंदर आपको अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स के अंदर दिखेंगे वो आपको टाइमलाइन के दिखेंगे। टाइमलाइन के अंदर सवाल किस तरह करने हैं जरा ये समझ लो। टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस किस तरह से हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है दिसंबर 31, 2019। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने एक ये लाइन ड्रॉ करी, इधर हमने अकाउंटिंग ईयर एंड डाला दिसंबर 31, 2019। मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। जब अकाउंटिंग ईयर दिसंबर 31, 2019 को एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2019। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने अपना अकाउंटिंग ईयर बना दिया। अकाउंटिंग ईयर का मतलब है वो 12 मंथ्स कि वो कब आपका अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है कब पे एंड हो रहा है। पहला स्टेप हो गया बच्चे। सेकंड ये है कि फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन वो बताएगा कि आपने पेमेंट कहां से कहां तक करी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंश्योरेंस पे करा है और वो इंश्योरेंस जो आपने पे करा है वो आपने 9 मंथ्स का यानी 1 साल का पे करा है। चलो 1 साल का पे करा है और वो करा है आपने 1 अगस्त 2019। तो ये जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अपने यहाँ से एक एस्टिमेटेड ले लिया कि ये 1 अगस्त 2019 से आपने एक जो है इंश्योरेंस पे करा है अगले साल तक का, यानी 1 अगस्त 2019 से आपने अगले 1 सालों का जो है
इंश्योरेंस पे करा है और वो आपने टोटल जो है 60,000 पर ईयर जो है पे करा है। अब मेरा सवाल ये कि जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी आपने 31 जुलाई, आई मीन टू से दैट, ये आपका सवाल दिया हुआ है कि आपने जो इंश्योरेंस पे करा है वो 31 जुलाई 2020 तक का पे किया है और टोटल आपने जो पे करा है वो करा है पूरे साल का 60,000 पे किया है। 60,000 आपने टोटल पे करा है 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई तक का एक साल का 12 मंथ्स का आपने इंश्योरेंस पे किया है। अब इसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले जो आपने पूरे साल का जो इंश्योरेंस पे करा है उसको आपने डिवाइडेड बाय 12 करा तो पर मंथ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे तो पर मंथ आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये आ गया आपका 5,000 पर मंथ। 5,000 PM स्टैंड फॉर पर मंथ। पर मंथ के पैसे आगे आगे जो है 5,000 पर मंथ। अब मेरा सवाल है, अगर आप गिनो तो अगस्त से, इसलिए कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर देखा जाए तो अगस्त से लेकर दिसंबर टाइमलाइन से ये आसानी हो जाती है, बच्चे को आराम से वो कन्वीनियंटली लगा देता है। साफ साफ दिख रहा है कभी अगस्त से दिसंबर तक ये हमारा जो है एक्सपेंस फॉर द ईयर है और अगस्त के बाद जितने महीनों का फर्दर हमने जो इंश्योरेंस पे करा है दैट विल बी द प्रीपेड। तो इससे बच्चों को आसानी से एक्सपेंस फॉर द ईयर में कितना जाएगा वो आप अलग कर लेते हो और बैलेंस शीट में प्रीपेड या आइदर अक्रूड जो है वो आप आराम से निकाल लेते हो। अब मेरा सवाल है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 5 महीनों के 5,000 रुपए पर मंथ है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स, तो ये आपके पास हो गया 25,000 जो है आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 25,000 आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। अच्छा, आपने पूरे साल के जो पे करे हैं वो बच्चों करे 60,000। 60,000 में से आपके 25,000 रुपए जो हो गया वो एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। तो मेरा सवाल ये है, बाकी कितने रह गए? अगर आप 60,000 में से 25,000 रुपए माइनस करो, या यूं कह लो इन द ऑन द अदर वे कि आपने 12 महीनों का इंश्योरेंस 60,000 रुपए जिसका 5,000 पर मंथ था उसमें से 5 महीनों का एक्सपेंस हो गया है, तो डेफिनेटली बाकी 7 महीनों के यानी 5,000 रुपए पर मंथ तो है ही है और 7 मंथ्स का आपने एडवांस पे करा हुआ है। 7 मंथ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू 35,000 आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो एक ये बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बच्चे को कवर हो जाता है कि एक्सपेंस फॉर द ईयर में कितना जाएगा और प्रीपेड में कितना जाएगा। आपने जो एक पेमेंट करी है वो 1 अगस्त 2019 से अगले साल के 31 जुलाई तक की है, तो आपके पास 5 महीनों का जो है वो एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया और बाकी 7 महीनों का आपका जो है वो प्रीपेड है, जो कि बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये आपके पास टाइमलाइन वाले यानी सेकंड कैटेगरी के सवाल हुए। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में टोटल आपके 2 कैटेगरीज के सवाल दिखेंगे। एक आपका टी अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक आपका जो है टाइमलाइन वाले क्वेश्चन होंगे। टी अकाउंट के अंदर एक एक्सपेंस फॉर द ईयर का एक टी अकाउंट का फॉर्मेट बताया है, एक इनकम का बताया है, दूसरा आपको बताया कि किस तरीके से आपके यहाँ टाइमलाइन वाले सवाल होंगे। इसको जरा कॉपी कर लो, इसके बाद जो है आगे फर्दर जो है कुछ सवाल करते हैं एग्जाम्पल कोड करके, तो फिर वो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब जरा ये टी अकाउंट वाला एक सवाल देख लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट है। सवाल में अपनी जैसे कोड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग बैलेंस आपको जो है फॉर एग्जांपल 3500 अक्रूड दिया हुआ है। अपनी तरह से ये सवाल दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 3500 अक्रूड दिया था, तो मैंने ये क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कैश पेड फॉर द पीरियड एज फॉर द ईयर एज, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे साल में 25,400 रुपए कैश पे करा है, 25,400 आपने कैश पे करा है और ईयर एंड पे आपको जो अक्रूड का जो एंडिंग बैलेंस है वो दिया हुआ है आपको फॉर एग्जाम्पल
4,600। फिर बोल रहा हूं ओपनिंग बैलेंस अक्रूड में 3,500 दिया हुआ है, कैश पेड फॉर द ईयर इज 25,400 दिया हुआ है, और एंडिंग अक्रूड बैलेंस दिया हुआ है 4,600। ब्रॉड डाउन आता कहां से? कैरेट डाउन से आता है। तो आपने ब्रॉड डाउन पहले लिखा कि 4,600 अक्रूड दिया हुआ था, तो क्रेडिट साइड पे डाला, वो आता कहां से? कैरेट डाउन से आता है। अभी आपने आपने 25,400 29 और 30,000 ये टोटल इधर लिखा, 30,000 आपने इधर लिखा टोटल। 30,000 में 3,500 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 36,500 आपके पास एक्सपेंस फॉर द ईयर हो गया। फिर देख लो, सॉरी 30,000 26,500, 30 में से 3,500 माइनस करेंगे तो आपके पास 26 और 30, ये आपके पास हो गया 29 और 500। तो एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है आप आराम से कन्वीनियंटली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड टी अकाउंट फॉर्मेट। आपको याद होना चाहिए ओपनिंग अक्रूड, कैश पेड, एंडिंग अक्रूड और फिर एक्सपेंस फॉर द ईयर आपने ये फाइंड आउट कर लिया। हर चीज सवाल के अंदर गिवन होगी बच्चे, ओपनिंग दिया होगा, कैश पेड दिया होगा, एंडिंग बैलेंस दिया होगा, सब कुछ दिया होगा। आपको फॉर्मेट याद रखना है, आपको फॉर्मेट याद रखना है कि किस तरीके से कहां पे चीज क्या चीज आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको पास एक इनकम का अकाउंट है, एक एग्जाम्पल ले लें आप कि आपके पास एक इनकम का अकाउंट है, और इनकम के अकाउंट में यानी इनकम ऑब्वियसली बात है आपको मिलती है, रिसीव्ड होती है। तो अगर इसके अंदर आप देखो ओपनिंग जो है आपके पास इनकम जो है फॉर एग्जाम्पल इनकम अक्रूड में थी फॉर एग्जाम्पल, यानी आपको इनकम रिसीवेबल करनी थी या सर्विस इनकम थी व्हाटएवर। ओपनिंग बैलेंस आपको फॉर एग्जाम्पल दी हुई है 15,000 दिया हुआ है, इनकम रिसीवेबल दिया है 15,000 ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग अक्रूड इनकम दी हुई है। कैश रिसीव जो करी है तुमने पूरे साल के अंदर, सवाल में सब कुछ दिया होगा, फिर बार बार बोल रहा हूं, वो दिया हुआ है 50,000। और एंडिंग बैलेंस में यूज समझ लो, एंडिंग बैलेंस में आपको अर्नड इनकम दी हुई है यानी एडवांस इनकम दिया हुआ है एंडिंग बैलेंस, जो कि क्रेडिट साइड पर होता है, यूं समझ लो, वो दिया हुआ है आपको 5,000 रुपए। तो आपने ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरेट डाउन से आता है। फिर सुनिएगा, ओपनिंग बैलेंस जो है अक्रूड इनकम था 15,000, कैश रिसीव फॉर द कंप्लीट टेन्योर इज 50,000। पूरे साल में आपने कितना कैश रिसीव करा? 50,000 करा। लेकिन एंडिंग बैलेंस में आपके पास जो है अनअर्न्ड इनकम यानी एडवांस इनकम आई हुई है, यानी आपने अभी से अगले साल की इनकम भी ले ली है एडवांस, वो आपके लिए लायबिलिटी होती है 5,000। अच्छा, इसको भी अभी एक चीज क्लियर कर दूंगा, जरा एक और चीज समझ लेना। तो ये 5,000 रुपए आपने एंडिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है कहां से? कैरेट डाउन से आता है। अब मेरा सवाल ये 50,000 रुपए बड़ी साइड है, तो 50,000 मैंने इधर लिखा, 50,000 999 के इधर भी लिखा मैंने। फॉर्मेट याद होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। 50,000 में से 5,000 और 15,000 20,000 माइनस करे आपने, तो इनकम फॉर द ईयर इज 30,000 आ गया। इनकम फॉर द ईयर कितना आ गया आपके पास? 30,000 आ गया। सारी चीजें सवाल के अंदर गिवन होगी। ये आपके पास जो है टी अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके अंदर एक चीज वापस से जो नए स्टूडेंट आए हैं, इनकम के अंदर आपके पास दो चीजें बहुत आएंगी, एक कहलाती है अक्रूड इनकम और एक कहलाती है अनअर्न्ड इनकम। इसको समझाने के लिए एक बड़ी आसान सी एक एग्जांपल आपके सामने कोट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप सब और इंक्लूडिंग मी, हम एक इलेक्ट्रिशियन है, हम इलेक्ट्रिशियन है यानी हम जो है घर पे जाकर लाइट का काम करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपने अपनी शॉप खोली 8 बजे, एक साहब आए, बोलने के यार मेरे घर का जो है ना पानी का जो है मोटर का जो है स्विच जो है वो जल गया है, ब्रेकर जल गया है, तो कितने पैसे लोगे? आपने कहा 1,000 रुपए का खर्चा होगा। तो साहब ने जो है अपनी जेब से 1,000 रुपए निकाले और आपको दे दिए। बोला यार अभी 10-11 बजे उठ के जो है मेरे घर के जाकर मोहल्ले की दुकान में ही हम काम करते हैं, वो स्विच बोर्ड चेंज कर देना। मेरा सवाल है, अभी स्विच बोर्ड चेंज नहीं करा है और 1,000 रुपए हमें वो दे के एडवांस में चला गया है। ये जो पैसे मिले ना मेरा बेटा, ये कहलाता है अनअर्न्ड इनकम, ये कहलाता है अनअर्न्ड इनकम। इसको बोलते हैं एडवांस
इनकम, इसको बोलते हैं प्रीपेड इनकम। याद रख लेना, इन सब की नेचर लायबिलिटी है। सर ये लायबिलिटी क्यों है? जो 1000 रुपए तुम्हें मिले हैं बच्चों, ये तुम्हारी लायबिलिटी है क्योंकि आपने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी। ऐसी इनकम जो पहले से मिल जाए, अभी आपने स्विच बोर्ड कहाँ चेंज करा है, आपने उससे जो है डिमांड करी थी 1000 रुपए का खर्चा होगा, उसने फौरन 1000 रुपए निकाले और आपको दे दिए। मेरा सवाल तुमसे ये है कि जो 1000 रुपए का जो खर्चा है, 1000 रुपए की जो ये इनकम हुई है, ये एडवांस है, अनअर्न्ड है, और ये कब तक आपके लिए लायबिलिटी रहेगी? जब तक कि आप सर्विसेज प्रोवाइड ना कर दो। अब इसके अंदर थोड़ी सी एग्जाम्पल को और कोट करूं तो जरा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हुआ ये कि थोड़े दिन आप उस दिन आप बड़े मसरूफ रहे, आप उसके घर का स्विच बोर्ड चेंज करना भूल गए। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग वो साहब गए, बोलेंगे यार मैंने तुम्हें कल 1000 रुपए दिए थे और कहा था मेरे घर का स्विच बोर्ड चेंज कर दो, तुमने चेंज नहीं करा यार। वो आपने कहा यार वो बिल्कुल भूल गया था, आज मैं इंशाल्लाह कर लूंगा। मेरा सवाल ये है कि वो जब तक तुम जो है स्विच बोर्ड चेंज नहीं करोगे, वो आपके लिए लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी, वो आपके लिए लायबिलिटी ट्रीट की जाएगी। और ये जब तक लायबिलिटी रहेगी जब तक कि तुम उसके सर्विसेज प्रोवाइड ना कर दो, 100% उसका काम कंप्लीट ना कर दो। तो ये लायबिलिटी जो है हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। ऑन द अदर एंड, अब इस चीज को जरा सा रिवर्स कर दो। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जो है आपने अपनी शॉप खोली, इलेक्ट्रिशियन है हम सब, एक बंदा आया बोलने का यार मेरे घर का स्विच बोर्ड जो है वो जल गया, वो चेंज करने के कितने पैसे लोगे? आपने कहा 1000 रुपए होंगे यार। उसने कहा यार अभी ये जो है ना मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मैं शाम में जो है ऑफिस से आते हुए आपको 1000 रुपए दे दूंगा, आप काइंडली प्लीज जाके स्विच बोर्ड चेंज कर देना। आप 10-11 बजे गए हम लोग और उसके घर का स्विच बोर्ड चेंज कर दिया, काम पूरा 100% हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। अब मेरा सवाल ये है कि शाम को आप अब उसके घर जाओगे, जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए, नया ब्रेकर लगा दिया, स्विच बोर्ड चेंज कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट काम कर दिया है। अब आप शाम में गए, आपने कहा यार देख लिया आपका काम पूरा हो गया, 1000 रुपए दे दें। उसने कहा अरे यार मैं जल्दी जल्दी में एटीएम से निकालना भूल गया, कल ले लेना। मेरा सवाल है, अब सर्विसेज प्रोवाइड हो गई हैं, अब सर्विसेज प्रोवाइड हो गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है इनकम, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। इनकम रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, एरियर्स भी कहते हैं, यानी कि ये हमने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर दी है, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, लेकिन अभी पैसे मिलना बाकी है। सर्विसेज तो प्रोवाइड हो गई हैं लेकिन अभी भी पैसे रिसीव करना बाकी है, जो कि इसकी नेचर आपके लिए करंट एसेट है। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आज पैसे नहीं है तो हम कल उसके घर वापस जाएंगे कि वो कल तो दे ही देगा, और इसकी नेचर जो है डेबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगले दिन गया और उसने कहा अरे यार मैं बिल्कुल तुम्हारे पैसे फिर भूल गया, तो मेरा सवाल है 1-2 दिन के अंदर हम वो पैसे ले लेंगे, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वो हमारे लिए इनकम रिसीवेबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इनकम रिसीवेबल है वो आपके पास डेबिट साइड पर आती है, जो इनकम आपको पहले से मिल गई है दैट इज एडवांस इनकम, वो आपके पास क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। तो ये इससे, इस फिनोमेना से ये जो है सारी चीजें पोस्ट होती हैं, और इसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंस फॉर द ईयर, आइदर द इनकम फॉर द ईयर। तो ये टी अकाउंट बेस के अंदर सारी चीजें आपको दी होंगी, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग जो है अक्रूड इनकम, ओपनिंग अनअर्न्ड, कैश रिसीव, एंडिंग बैलेंस दिया होगा, सारे पोस्ट करके तुम जो है इनकम फॉर द ईयर निकालोगे। तो ये आपके पास इट्स ऑल अबाउट अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। इसके अंदर जो है कुछ सवालात की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको ईयर एंड एडजस्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे जो है आपके पास टाइमलाइन वाले सवाल होते हैं, यूं भी हो सकता है। एक और टाइमलाइन का सवाल जरा देख लो। फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ December 31, आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ December 31, 2020, तो स्टार्ट होगा 1 Jan 2020। अच्छा, अब आपने क्या करा है,
आपने रेंट पे करा है या यूं कह लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है, और कब से कब तक का पे करा है? आपने 1 अप्रैल से लेकर 2020 से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक का बिल पे करा है, 2020 तक का। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है वो आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का बिल पे करा है, और वो आपने पे करा है 6 महीनों का 60,000 रुपए। अब इसका तरीका कार क्या है कि 6 मंथ से आपने डिवाइड करा इसको। सबसे पहले आंखें बंद करके पर मंथ निकालिए करो, यानी 10,000 रुपए पर मंथ का बिल है जो कि आपने यू हैव टू पे फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टिल 30th सितंबर 2020। और इसके बाद हमारा अकाउंटिंग एंड हो रहा है दिसंबर 31 2020। लास्ट पेमेंट तुमने सितंबर तक की करी थी, सितंबर के बाद अक्टूबर की आपने लाइट यूज कर ली, उसके बिल नहीं दिया। नवंबर की लाइट यूज कर ली, उसका बिल नहीं दिया। दिसंबर की लाइट यूज नहीं करी, उसका बिल नहीं दिया। मेरा कहने का मकसद, आपने 3 महीनों का 6 महीनों का लाइट का बिल यानी फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल 30 सितंबर 2020 तक का पे करा है। दैट इज 60,000 आपने 6 महीने को दिए, तो इसका हमने एवरेज निकाला तो पर मंथ का निकला है 10,000 पर मंथ। तो हम ये सपोज करेंगे, जिससे कि और कोई इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है, तो याद रख लेना अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट के अंदर जो लास्ट बिल आया उसी को अजम्पशन लेंगे कि अगले महीनों का भी ऑलमोस्ट इतना ही अराउंड होगा। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 3 महीनों का बिल जो है 10,000 पर मंथ के लिहाज से 3 मंथ्स का बिल पे करना बाकी है। जैसे कि आप 6-6 महीने बाद पे करते हो, या यूं भी लिखा हुआ आ सकता है सवाल के अंदर कि अब जो नेक्स्ट बिल आएगा वो जैन फेब मार्च 30 2021 में पे करोगे। तो मार्च 30 को, मार्च 31 30 वॉट एवर 2021 में पे करोगे, तो उसमें पिछले साल के 3 महीनों का होगा और इस साल के। लेकिन हमें तो एक्सपेंस फॉर द ईयर यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल को पूरा करना है, तो हमारा 3 महीनों का जो लाइट का बिल जो है वो बाकी है। तो 30,000 आपके पास ये अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी बिल कहलाएगा, ये अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी बिल कहलाएगा बेटा। तो सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। टी अकाउंट वाले टी अकाउंट बेस से सवाल होंगे, टाइमलाइन वाले टाइमलाइन बेस से सवाल होंगे। तो ये बहुत ज्यादा FAR1 के अंदर इन्वॉल्व होगी, एडजस्टमेंट है। आपके बेड डेट्स के लास्ट क्लास में हमने बेड डेट्स को कवर करा था, आज हमने अप्रूवल एंड प्रीपेमेंट को कंप्लीट करा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इससे आगे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, जल्दी से पहले कॉपी कर लो, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। इसको जल्दी से पहले कॉपी कर लें, इसको सबसे पहले आप कॉपी कर लो जल्दी से, शाबाश। तो ये तकरीबन जो है हमारा अक्रूवल प्रीपेमेंट की सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई बेटा। इसको जरा सा देख लेना। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।